मातृभाषा हिंदी का क्षेत्र पढ़ेंगे हम अब इसका। किसी भी भाषा का प्रयोग एक निश्चित क्षेत्र में होता है, ठीक है जी। दूसरी ओर भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है, जिसे हम उस भाषा का कार्य क्षेत्र कह सकते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र को भी इन्हीं दो वर्गों में बांटकर उनकी अलग अलग विवेचना की जा सकती है। देखिए जी, जो क्षेत्र है वो दो भाग में बांटा गया है, एक भौगोलिक क्षेत्र पर और एक सिर्फ क्षेत्र पर, ठीक है। एक तो है प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र, एक है प्रयोजन के आधार पर हिंदी भाषा का क्षेत्र। तो देखिए जी, हम अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र। हिंदी भाषा का प्रयोग उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में केरल, आंध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में भी हिंदी भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या भी पर्याप्त है, ठीक है। इतनी संख्या है वहाँ पर, कहाँ पर, भारत के दक्षिण भारत का जो एरिया है केरल, आंध्र प्रदेश, उसके अंदर इतनी जनसंख्या है कि हिंदी भाषा को हम आसानी से समझ सकें। हिंदी फिल्म जो आजकल चलने लग गई है, उसके कारण पूर्वी भारत में हिंदी का प्रयोग होने लग गया है। इतना ही नहीं, मॉरिशस जैसे देशों में भी हिंदी भाषा भलीभांति बोली और समझी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो सिर्फ मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती हर जगह, कहीं कहीं पर तो वो संपर्क भाषा के रूप में भी बोली जा सकती है, ठीक है जी। यह आप लोग पढ़ लीजिए। सेकंड पॉइंट है प्रयोजन के आधार पर मातृभाषा हिंदी का क्षेत्र। देखते हैं, प्रयोजन के आधार पर मातृभाषा के कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करके उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कौन होता है भाई, देखते हैं। मनुष्य के भावों, विचारों, संवेगों आदि का प्रमुख साधन भाषा ही है। हिंदी भाषी क्षेत्र में करोड़ों लोग अपने भावों, विचारों आदि के आदान प्रदान के लिए मातृभाषा हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। शिशु अपने मस्तिष्क में ध्वनि इकाइयों का संग्रह करता रहता है। इस ध्वनि संग्रह की सहायता से वह नई शब्दावली सीखता है और उन्हें परस्पर जोड़ता है, ठीक है जी। धीरे धीरे उसकी ध्वनि इकाइयों में वृद्धि होती रहती है। इनका प्रयोग करके वह अपने संवेग, भाव और विचार को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाता है। यहाँ तक इन तीनों अभिव्यक्तियों का अलग अलग विवेचन भी किया गया है, तो वो पढ़ते हैं हम। देखिए, फर्स्ट है संवेगात्मक अभिव्यक्ति। संवेगात्मक अभिव्यक्ति क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। वस्तुतः प्रत्येक बालक का जन्म कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों के साथ होता है। अपनी इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण वह बाह्य परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। जैसे नवजात शिशु के हाथ पर गर्म वस्तु रखने से वह रोकर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है। वह बालक धीरे धीरे अपनी रुचि और परिचित वस्तुओं के प्रति एक निश्चित संवेग धारण कर लेता है, ठीक है जी। जैसे बच्चा जो नवजात शिशु होता है उसको कुछ ही बातों का पता होता है, ठीक है। वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन अपने जो भाव है वो प्रकट कर सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया, हाथ पर गर्म वस्तु रखने से वह रोकर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है। ऐसे ही अगर हम उससे कोई खिलौना छीन लेते हैं तो वो रोने लग जाएगा, चिल्लाएगा, ठीक है। और अगर वो खुश होगा तो वो हंसेगा, ठीक है। ऐसे वो अपनी प्रतिक्रिया देता रहेगा। उसके बाद है इसी का सेकंड पॉइंट है भावात्मक अभिव्यक्ति। भावात्मक अभिव्यक्ति क्या होता है? अधिकतर विद्वान इस तथ्य से सहमत है कि भाषा का प्रथम स्फुरन भावों के आवेश के कारण ही हुआ होगा, किसी चिंतन या मनन के कारण नहीं। आरंभ में आदिम मानव के अधिकतर क्रियाकलाप उसी रंगात्मक प्रवृत्तियों या भावनाओं पर आधारित रहे होंगे।
भावना और बुद्धि को आधार मानकर भाषा के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, भावात्मक भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। क्या क्या यूज़ किया गया है? भावात्मक भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। भावात्मक भाषा का प्रत्यक्ष संबंध हमारे संवेगों से है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संवेगों की भाषा को भावात्मक भाषा कहा गया। और चिंतन प्रधान भाषा को क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा वैचारिक अभिव्यक्ति। वैचारिक अभिव्यक्ति क्या होती है? मनुष्य अन्य प्राणियों से इसलिए भी अलग है क्योंकि अन्य प्राणी परिणाम के बारे में सोचे बिना ही कार्य कर देते हैं, जबकि मनुष्य कार्य का परिणाम सोचने के बाद ही कार्य करता है। मनुष्य की विचार करने की यह शक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण है। विचार करने की इस शक्ति चिंतन भी कहा जाता है। चिंतन वास्तव में एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मनुष्य सर्वप्रथम अपने पहले के अनुभवों के आधार पर स्थिति आदि का सूक्ष्मतम विश्लेषण करता है और उसके बाद वह किसी निश्चय या निर्णय पर पहुंचता है। इस क्रिया को प्रत्यात्मक चिंतन कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा पॉइंट सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया। मातृभाषा हिंदी लगभग पूरे उत्तर भारत की संस्कृति का अंग है। अनेक विद्वानों ने भाषा और संस्कृति के बीच प्रगाढ़ संबंध माना गया है। सच्चे अर्थों में कोई भी भाषा अपने क्षेत्र की संस्कृति का आधार है। ठीक है जी। उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में समाज के सभी लोग परस्पर अंतःक्रिया के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर किसी भी समाज की विशेषताओं का अध्ययन तभी संभव है जब अध्यक्षता को उस समाज की भाषा का समुचित ज्ञान हो। ठीक है जी। इसमें एक क्या बोला है, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड का मत है, एक भाषा की क्रिया ही प्रत्येक समुदाय को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और उनका संपन्न कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक। प्रत्येक बालक में सृजनात्मक के तत्व अवश्य होते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सृजनात्मक के लिए उच्च कोटि की बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति भी सृजनात्मक कार्यों के द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई बालक परिस्थिति को ध्यान में रख के आगे के परिणाम आदि के बारे में चिंतन करता है तो वह बालक अपनी कार्यशैली और कार्य में सृजनात्मक दिखा सकता है। ऐसे बालक दूसरों को बड़ी सरलता के साथ अपने विचारों से प्रभावित कर लेते हैं। अतः प्रत्येक बालक को सृजनात्मक के समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं वैचारिक नियमन। हिंदी भाषा का कार्य क्षेत्र केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि सामाजिक एवं वैचारिक नियमन भी उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसका प्रयोग दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने अथवा प्रभावित करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक अंतःक्रिया। हिंदी भाषा के कार्य क्षेत्र में सामाजिक अंतःक्रियाएं भी आती हैं। हम अपने स्वयं के मन में तथा दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते समय भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। देखिए जी, हमारे साथ कोई भी घटना घट जाती है या फिर हम किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हम किसके द्वारा अपनी बातचीत सामने वाले को समझाएंगे। हम जो बात कहना चाहते हैं वो सामने वाले को कैसे समझाएंगे, किसके द्वारा समझाएंगे? ओनली भाषा के द्वारा। अगर सामने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ आ रही है तो हम हिंदी में बात करेंगे। अगर उसको इंग्लिश में समझ आता है तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो भाषा यूज़ की जाती है वो हिंदी ही यूज़ की जाती है। ये नहीं हो सकता कि हर किसी को इंग्लिश आती हो, ये नहीं हो सकता कि हर किसी को संस्कृत भाषा आती हो।
ठीक है जी। और हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो हर किसी व्यक्ति को आती ही आती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सृजनात्मक। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मक के गुण विद्यमान होते हैं। सृजनात्मक के लिए उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी किसी क्षेत्र में सृजनात्मक दिखा सकता है। अतः प्रत्येक बालक को सृजनात्मक के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसे अवसर मिलने पर वे अपनी पूर्व की असफलताओं, कुंठाओं आदि को भूलकर अपनी मौलिकता की वृद्धि का विकास कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायित्व। व्यवहार की दृष्टि से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। लिखित भाषा के भी दो पक्ष होते हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति, अर्थात पढ़ना व लिखना। स्वयं भाषा और उसके साहित्य को स्थायित्व प्रदान करने तथा उन्हें अनुरक्षण बनाए रखने में लिखित भाषा का विशेष महत्व है। देखिए जी, जो भाषा हम बोलकर सामने वाले को समझाते हैं वो होती है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा कौन सी होती है जी? मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम बोलकर सामने वाले को समझा सकते हैं वो मौखिक भाषा। और जो भाषा हम लिखकर सामने वाले को समझाते मतलब सामने वाले को एक लेटर के द्वारा या कुछ लिखकर हम सामने वाले को दे देते हैं और वो समझ जाता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा भी दो रूप से होती है, जैसे पढ़ना व लिखना। जो व्यक्ति अपनी अपनी बात को दूसरे को देना चाहता है वो लिखकर अपनी बात को किसी पेपर पर वो देगा सामने वाले को, और वो सामने वाला क्या करेगा? पढ़ेगा। देखिए जी, इसमें एक चीज़ और यूज़ की जाती है कि जिस व्यक्ति को पढ़ना आता हो तो वो लिखित भाषा को आराम से पढ़ सकता है। ठीक है। और एक लिखने का ढंग भी होता है। अगर व्यक्ति को लिखना ही नहीं आता तो वो अपनी भाषा को दूसरे को कैसे समझाएगा? ठीक है जी। हिंदी भाषा का कार्य क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि हिंदी भाषी समाज व उसके क्रियाकलाप व्यापक हैं। तो ठीक है जी, आज हमने पढ़ा हिंदी भाषा की प्रकृति, उसका मीनिंग और उसके क्षेत्र। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? कुछ इम्पोर्टेंट लगा आपको हमारी वीडियो में तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।